हेलो डियर स्टूडेंट, और फिर से आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। और जिस तरह की हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर है, और प्रीवियस क्लास में हमने रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो आप ये टॉपिक लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब किसी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, यदि उससे रे जाएगी इंसिडेंट रे तो किस तरह से बेंड होगी, तो उसको हमें इसमें स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए पहले हम बनाएंगे इसका एक रे डायग्राम। तो ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसमें ये जो है ये इंसिडेंट रे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसकी थिकनेस दी हुई है t, और यदि इसमें कोई रे इस तरह से इंसिडेंट होगी तो इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे, इसको बोलेंगे n1, और ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ ये है I1, और ये सीधे आना था इसको, बट ग्लास स्लैब की वजह से बेंड हो गई लाइट, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। बाहर जो है ये एयर है और ये जो मटेरियल है ग्लास है, ये सॉलिड है, डेंस है, तो ये जो लाइट ऑफ रे इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अब यहाँ पे क्या है कि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम चेंज हुआ एयर से ग्लास में, फिर यहाँ पे जब रे आएगी तो फिर मीडियम चेंज होगा ग्लास से एयर में, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा। तो इस केस के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, ये है N2, और इसके साथ जो एंगल हुआ इसे हम कहेंगे I2 इंसिडेंट एंगल, और जो यहाँ से इमर्जेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है इसे बोलेंगे R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है। तो देखिए, अब क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे हम दो बार स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए, स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, तो इस पॉइंट पे यदि हम स्नेल्स लॉ लगाना चाहें, ये रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लिखेंगे म्यू। ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद द प्रीवियस वन, ठीक है, इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम है ग्लास, फर्स्ट मीडियम है एयर, तो हम यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखेंगे इसे, विच इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, ठीक है। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने स्नेल्स लॉ से लिखा फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब यही चीज आप इसके लिए करेंगे सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। यहाँ पे क्या होगा, अब सेकेंड मीडियम है एयर और फर्स्ट मीडियम है ग्लास, तो यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ आप लगाएंगे तो इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये है सेकेंड मीडियम एयर और फर्स्ट मीडियम है ग्लास इस केस में, और फिर वही साइन I, तो साइन I की जगह लिखेंगे साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R यानी साइन R2। ये हुआ दो इक्वेशन। तो ये समझ में आया। अब आपको क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, refractive index of glass with respect to air into refractive index of air with respect to glass will be equal to sin I1 upon sin R1 into sin I2 divided by sin R2। तो जब हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये LHS से मल्टीप्लाई हो गया, RHS से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये जो एंगल R1 है और ये एंगल I2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, तो ये इक्वल होगा। तो जो एंगल I2 है विच इज इक्वल टू एंगल R1, तो इस वजह से साइन I2 एंड साइन R1 दे कैन बी कैंसल्ड आउट। साइन I2 और साइन R1 कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, और यहाँ भी देखिए ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यदि इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इसका चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी इस A और G की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रेसिप्रोकल आप लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचा, साइन I1 अपॉन साइन R2, और ये तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ,
साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2 और I1 इज इक्वल टू R2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये I1 है और ये R2 है, तो ये इंसिडेंट एंगल है और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, जो बाहर निकलने वाला एंगल है उसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। तो I1 और R2 इक्वल होगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, बट इसमें एक कंडीशन है, यदि इधर वाला मीडियम एयर है, फिर ग्लास है, फिर ग्लास से वापस ये एयर वाले मीडियम में आएगा, तब ये और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तब ये और ये एंगल इक्वल होंगे, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा मीडियम हुआ तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन है जब मीडियम इज सेम, जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे का। अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, ये जो रे है और ये जो रे है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल हो गए। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है पैरेलल रे के बीच में, इस डिस्टेंस को d बोलते हैं, और इसी डिस्टेंस को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, आ रही थी, ये इंसिडेंट रे ग्लास से बाहर निकलते निकलते थोड़ी नीचे शिफ्ट हो गई, डिस्प्लेस हो गई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आया समझ में। तो ये इस तरह से जो क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होता है, ये पाथ फॉलो करता है। अब नेक्स्ट चीज है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यू नो। ठीक है, आया समझ में। तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसको करने के लिए मैं एक बार फिर से इसको डायग्राम को बनाता हूँ रब करके, फिर इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो ये देखिए, फिर से इसको हमने रीड्रॉ कर लिया, और ये जो है इंसिडेंट रे, मान लीजिए इस रे का हम नाम दे देते हैं ये ए, और जिस पॉइंट पे यहाँ स्ट्राइक कर रही है ये पॉइंट बी है, और अभी हम यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ले रहे हैं आई। फिर यहाँ से रे यहाँ गई, ये पॉइंट लेट से सी ले लेते हैं, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, इसके आगे फिर वो जो रे है यहाँ से आगे निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस पॉइंट को ले रहे हैं बी। आया समझ में। ये थिकनेस दी है, यह डी है, और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, यदि इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, वही है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि आपको निकालना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन इस इंसिडेंट रे पे ड्रॉ करेंगे। तो लेट से ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये बी है, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ई, और ये जो यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉप किया है इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं एफ। तो ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेट से ये x है, और ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आई बात समझ में। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये I जो है और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा I। ठीक है, लेकिन इसमें से ये R है, तो यहाँ से यहाँ का पोर्शन कितना होगा, ये होगा I माइनस R, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो I हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट बन रहा है ना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, तो ये I है तो ये I होगा, ये ऑलरेडी R है तो ये I माइनस R होगा। तो अब इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी, अच्छा ये तो इसका नाम ऑलरेडी है बी, यहाँ पे हम इसको सी कर रहे हैं। तो अब देखिए, इन ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है, तो ये ट्राइंगल लिया बी ई सी, यदि हम इसमें ये लगाएं साइन आई माइनस आर, तो ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हुआ एक्स, हाइपोटेनियस हो गया बी से सी। ठीक है, तो ये है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बी सी साइन आई माइनस आर। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में। ये x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे ट्राइंगल बी एफ सी। सो इन ट्राइंगल बी एफ सी, यदि हम ये ट्राइंगल लेते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉस आर, ठीक है, कॉस आर यानी ये वाला एंगल है, ये वाले ट्राइंगल के लिए कॉस आर यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, यहाँ से बी से एफ की लेंथ जो कि है थिकनेस, और वो है टी।
ठीक है। तो कॉस आर बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है टी, हाइपोटेनियस इज BC, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं टी सेक आर 1 बाय कॉस सेक होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से BC की जगह ये वैल्यू आप रख देंगे तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको लिखेंगे टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है। तो ये हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन। यदि आपको आई आर की वैल्यू दी है, थिकनेस दी है, तो इस फॉर्मूले में आप पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर डेरिवेशन आ गया तो ये डेरिवेशन है, इसको आप बहुत ही सिंपल डेरिवेशन, 2 इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे तो थिकनेस की वैल्यू आ जाती है। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जब एक बार मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। एक बार चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे बाहर निकलते वक्त दूसरी बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मटेरियल एक ही है, लेकिन अगर एक ये मटेरियल है, इसके नीचे एक और दूसरा मटेरियल है, इसके नीचे तीसरा मटेरियल है, जब ऐसे डिफरेंट सक्सेसिव मीडियम से जब रे ट्रेवल होती है तब उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम। तो देखिए ये केस है मल्टीपल मीडियम के थ्रू रिफ्रैक्शन का। यहाँ हम 3 अलग अलग मीडियम ले रहे हैं। ये वाला मीडियम है सबसे टॉप वाला, इसे हम कहेंगे मीडियम 1, इसके नीचे वाला मीडियम 2 और इसके नीचे वाला मीडियम 3, और फाइनली ये मीडियम 3 से बाहर निकलेगा, वापस मीडियम 1 में आएगा, ठीक है। ये मीडियम 1 में, तो अलग अलग मीडियम के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये देखिए, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 और ये भी I1। आप जितने भी मीडियम से इस लाइट को ट्रेवल करवाएंगे, अगर वो वापस वही मीडियम में आएगा जिस मीडियम में इनिशियली था, तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमेशा इक्वल होगा। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, और ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी R1 हुआ। फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है, और इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है तो ये R2 है और ये भी R2 है। अब यहाँ 3 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम 3 बार स्टेनलेस लॉ लगा के 3 इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहले फर्स्ट मीडियम के लिए अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। मान लो मीडियम 1 है एयर का, मीडियम 2 है वाटर का, और मीडियम 3 है ग्लास का, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड मीडियम में जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और इसका क्या होगा, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में? नाउ फिर हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, जब यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा 2 से 3 में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड इट इज इक्वल टू साइन R1 बाय साइन R2। तो जब सेकंड से थर्ड में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो R1 हो गया इंसिडेंट रे और R2 हो गया इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे, इसलिए साइन R1 अपॉन साइन R2। आया समझ में? अब यहाँ पे देखिए थर्ड रिफ्रैक्शन जब हो रहा है मीडियम 3 से वापस मीडियम 1 में आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, अब ऐसे लिखेंगे 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विच इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I1, ठीक है। ये R लिखा, ये I, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, बट हमने यहाँ पे ज्योमेट्री से इसकी ये वैल्यूज लिखी है, बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। आए समझ में? अब देखिए क्या करें, अगर हम सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा आपको। तो जब हम तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये देखिए साइन I1 कट गया, साइन R1 इससे कट गया, साइन R2 कट गया, सब कट जाएगा, आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू 1। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू जी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाय म्यू ए जी इंटू म्यू डब्ल्यू। यदि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो मैं बाकी दो टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूं इधर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, ये वाला टर्म को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ए की जगह जी आ जाएगा और जी की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है म्यू जी ए अपॉन म्यू डब्ल्यू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी वैल्यू हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इसकी वैल्यू होती है 1.5 या 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है 4/3। तो इन दोनों की वैल्यू से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं तो ये होता है 3/2, ये होता है 4/3 और ये हो गया 9/8। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को डिवाइड करते हैं अगर उसकी वैल्यू आपको पता है। यानी जनरली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर पता होती है, तो वो वैल्यू रख के आप इसकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।